ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको अच्छे से बेस थ्योरम समझ में आएगी। और बाकी सारे क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं बेस थ्योरम। ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट मशीन ए बी एंड सी। किसी फैक्ट्री में बोल्ट बनते हैं, 3 मशीन है ए बी और सी, और 25%, 35% एंड 40% ऑफ बोल्ट ये मशीनें बनाती हैं। मतलब ए मशीन जो है जितने भी बोल्ट बनते हैं उसमें से 25% बनाती है, बी 35% और सी 40%। ऑफ देयर आउटपुट 5-4-2%, जितना भी ये मशीन बनाती हैं उसमें से 5%, 4%, 2% डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, जितने भी बोल्ट बने उनमें से एक बोल्ट को निकाला है, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ये गिवन है कि जो बोल्ट निकाला है वो डिफेक्टिव है, तो हम यहाँ पे ए इवेंट ले लेते हैं, डिफेक्टिव बोल्ट। अब इससे पहले हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, E1, E2 और E3 की मैन्युफैक्चर बाय ए। मशीन ए ने बनाया या बी ने बनाया या सी ने बनाया, 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो E1, E2, E3 हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूंगा, इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि जो बोल्ट बनाया वो डिफेक्टिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमें निकालना होता पी ए, और वो निकल जाता लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये गिवन है कि जो बोल्ट निकाला था वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मशीन बी ने बनाया है। यानी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि डिफेक्टिव है और मशीन बी ने बनाया, यानी E2/A, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी प्रोबेबिलिटीज लिख देते हैं। तो A/E1, A/E2, A/E3। अब अलग अलग सबको सोचेंगे। E1 का मतलब जो बोल्ट है वो मशीन ए ने बनाया है। क्वेश्चन में गिवन है कि 25% आइटम मशीन ए बनाती है, 35% बी बनाती है और 40% बनाती है सी। और उसमें से 5% इसके खराब होते हैं ए मशीन के, और 4% बी के, और 2% सी के। तो ये सब निकालने के बाद अब अगर क्वेश्चन में पी ए निकालना होता तो हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा देते, और इसमें हमारा क्या निकालना है ये। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, नीचे तो P(E1) A/E1, E2 A/E2, E3 इंटू A/E3, सब हमारे पास है ऊपर अवेलेबल। अब E2 निकालना है तो E2 वाला पोर्शन ऊपर आएगा, यहाँ पे 2 लिखना था, तो ये हो गया हमारा P(E2) A/E2। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, बेस थ्योरम की कैलकुलेशन करते हुए इनको अलग अलग सॉल्व नहीं करना चाहिए। मतलब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाद में डेनोमीटर से डेनोमीटर कट जाता है। जैसा आप देखोगे कि यहाँ पे हमें E2 35/100 अपॉन 4/100 करना है, और नीचे भी सभी के अंदर हमारा 100 आना ही आना है, तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें कोई एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर आप ऊपर इसमें कैंसिल आउट नहीं करोगे तो ये आराम से हमारा ये सब कट जाएंगे। एलसीएम लेके कट गया तो कितना आ गया, 140 अपॉन 25 इंटू 5, 125, 140, 80। तो 140 अपॉन इन तीनों को ऐड करके लिख देंगे, 5
और 345। ठीक है, तो इसको हम बाकी फर्दर और कर लेते हैं। 28/69 ये हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेशन आप चेक भी कर सकते हो, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो ये बेस थ्योरम का मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया एक एग्जांपल के साथ। बाकी बेस थ्योरम के क्वेश्चन आपको एग्जांपल करने से आएंगे। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही है प्रोबेबिलिटी की, जहाँ पे बेस थ्योरम के आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सीबीएसई एग्जाम में आ सकते हैं। तो वहां से आप देखेंगे तो आपको बेस थ्योरम अच्छे से आ जाएगी। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।